जय श्री राम दोस्तों। शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहां से हमने कल अपनी वाणी को विराम दिया था। कल हमने आपको बताया था कि मार्केट में दो तरीके के इन्वेस्टमेंट प्लान फिलॉसफी मौजूद हैं। एक तो ट्रेडिशनल वे और दूसरा मॉडर्न अप्रोच जो होता है। ट्रेडिशनल अप्रोच में जो हम सबसे पहले आज बात करेंगे तो वो करेंगे एलआईसी के बारे में। एलआईसी वस्तुतः मार्केट में आई तो इंश्योरेंस कंपनी के रूप में थी, लेकिन उसकी जो सबसे ज़्यादा बिक्री हुई तो वो उसके इन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर हुई। हम अपने आसपास इस चीज़ का बखूबी उदाहरण आसानी से देख भी लेते हैं। घर में आप अगर नज़र दौड़ाएंगे, अपने आसपास समाज में नज़र दौड़ाएंगे, तो आपको आसानी से एक दो लोग ऐसे ज़रूर मिल जाएंगे जिन्होंने एलआईसी में अपना खाता ज़रूर खुलवाया होगा। तो एलआईसी का क्या सीन रहता है या एलआईसी में लोगों ने क्यों खाते खुलवाए, उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान या किसी भी स्कीम के बारे में विश्लेषण करने के पहले या उसमें अपना इंटरेस्ट जगाने से पहले आपको आज से एक नियम अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। वो है क्यों का नियम। बैंक आपको 6% का इंटरेस्ट देती है, क्यों देती है? एलआईसी अपनी किसी भी स्कीम के माध्यम से 10 साल या 12 साल में आपके पैसे को डबल करने की बात कहती है, तो क्यों? तो जब आप क्यों के सवाल का जवाब ढूंढने जाएंगे तो शायद आप एक सही ट्रैक पर जाकर सही विश्लेषण किसी भी स्कीम का कर पाएंगे। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि एक इंसान बड़ी मेहनत करके कुछ पैसे जोड़ता है या कमाता है, उस पैसे को बैंक कहती है कि आप मेरे यहाँ खाता खुलाइए, मेरे यहाँ रखिए, और हम आपको सम जो भी एक लिमिटेड इंटरेस्ट होता है, चाहे 6% का, 8% का, या एलआईसी कहती है कि हम आपके पैसे को डबल करके देंगे। तो ऐसा क्यों भाई? मेरा हमेशा से ये एक शुरुआती एक कह सकते हैं ना क्यूरियोसिटी रही है कि क्यों वो हमारे पैसे में इतना इंटरेस्टेड हैं। मुझे आज ये बताइए कि आज के मॉडर्न टाइम में कौन ऐसा इंसान होगा जिसको आपको प्रॉफिट कराने में इंटरेस्ट हो? शायद ही कोई नहीं। मतलब कि जब तक मुझे फायदा नहीं होगा तब तक मैं आपके फायदे की बात कभी नहीं करूंगा। ये है आजकल की दुनिया। और ऐसी दुनिया में लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को कि वो हमारा भला चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ सोचनीय बात जरूर है, और इसी सोचनीय बात की पड़ताल जब हम करते हैं तो हमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। तो बात करते हैं जब एलआईसी की। एलआईसी में मेरे घर में भी कई सारे खाते खुले। मैं भी बचपन से एलआईसी के ही बीच में पला बड़ा कह सकते हैं, क्योंकि मेरे भी कुछ रिश्तेदार जो थे वो एलआईसी एजेंट के रूप में आज भी कार्यरत हैं। तो एलआईसी जब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अपना इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स गिने चुने लोगों को ही बेच पाती है, लेकिन अपने जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो बहुत सारे लोगों को बेचती है। और उसके जितनी भी इन्वेस्टमेंट स्कीमें होती हैं, जहां तक मैंने देखा है, तो उन स्कीमों के अंतर्गत आपका पैसा 10 साल या 11 साल या कुछ लॉक इन पीरियड के बाद में ही डबल होता है। एवरेज इतना ही टाइम वो लेती है। जब आप इसकी पड़ताल करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा इसकी जो अनुमानित दर है 10 साल के ऊपर जितने भी इन्वेस्टमेंट प्लान है उनकी 6 या 7% ही निकल के आती है। अब सोचनीय बात यह है कि जो कंपनी इंश्योरेंस बेचने के लिए मार्केट में आई थी वो एज ए इन्वेस्टमेंट की स्कीमें बेचने लगी और लोगों ने खरीदी भी जम जम के। तो आम जनमानस में एलआईसी की जो भूमिका थी या एलआईसी का जो एक चेहरा था वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के रूप में सामने आया। हमेशा से आपको ये प्रयास करना चाहिए कि एलआईसी से आपको सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ही खरीदना चाहिए, ना कि उसको एज ए इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट का समझकर उसमें निवेश करना चाहिए, जो कि बाकी लोग ऐसी गलती करते हैं। तो ठीक है, यहां से हमने इस चीज का तो फाइंड आउट कर लिया कि भैया एलआईसी एज ए इन्वेस्टमेंट टूल बिल्कुल भी सही नहीं है। बात करते हैं उसका जो रियल चेहरा है कि इंश्योरेंस। वास्तविकता में जब हम कभी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो उसमें इंश्योरेंस पहला सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। बिकॉज जब कोई इंसान नौकरी करके कमाना शुरू करता है तो होपफुली वो अपने घर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सदस्य होता है, और उस इंसान का इंश्योरेंस होना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर उसके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो उसका घर परिवार मुश्किल में आ सकता है, फाइनेंशियली खास तौर से। तो वो उस मुश्किल घड़ी में ना फंसे, वो फाइनेंशियली कभी भी गच्चा ना खाएं, धोखा ना मिले। इसलिए उस कमाने वाले शख्स को हमेशा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको अपना इंश्योरेंस जरूर करा के रखना चाहिए। ये पहला एस्पेक्ट होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का।
तो LIC इस काम के लिए तो आपके लिए बेहद सुटेबल चीज या बेहद सुटेबल वर्क करती है और करवाना भी चाहिए। तो LIC को अगर आप एज ए इंश्योरेंस कंपनी समझ के उससे इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदते हैं तो वो ठीक है, अच्छी चीज है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के रूप में वो एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं साबित होता है। ठीक है। और जब हम बात फाइनेंशियल प्लानिंग की ही करते हैं, उस इंसान को जब इंश्योरेंस लेना चाहिए तो कम से कम इतना लेना चाहिए जो कि उसकी साल भर की कमाई का 10 गुना हो। जी हाँ, अगर आप साल में 6 लाख रुपए कमाते हैं तो कोशिश कीजिए कि आपको इंश्योरेंस कम से कम 60 लाख रुपए तक का लेना ही है। इससे ज्यादा अगर आप लेते हैं तो वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम आपको इतना लेना ही चाहिए। तो आज की चर्चा में मैंने आपको LIC के बारे में पर्टिकुलरली समझाने का प्रयास किया कि LIC की जितनी भी स्कीमें हैं वो किस तरीके की होती हैं, वो किस तरीके का इन्वेस्टमेंट प्लान लेके आती हैं आपके लिए, और वास्तविकता में LIC को हमें किस परिप्रेक्ष्य में यूज करना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि LIC एज ए ट्रेडिशनल अप्रोच में जो हम इन्वेस्टमेंट के रूप में समझते थे उसको आज एक नई दृष्टि से देखने का आप प्रयास करेंगे और उसको इन्वेस्टमेंट प्लान समझने से बचेंगे। इसी उम्मीद के साथ में कि आपको कंटेंट हमारा पसंद आ रहा होगा, आज हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जितना कम से कम कंटेंट अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा हम देंगे कम समय में, वो शायद आपको ज़्यादा प्रभावी रूप से काम करेगा। कल आने वाली वीडियो में हम फिर से आपके लिए दूसरे इन्वेस्टमेंट प्लान जो ट्रेडिशनल वाली सीरीज़ है उसमें हम कवर करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।